हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आप सभी का माइंड ट्रैक 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। आपको पता होना चाहिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले अपन जो काल विभाजन कर रहे थे, काल विभाजन में सबसे पहला अपन जो अब चल रहा है प्रेजेंट में, वो कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है आदिकाल। और आदिकाल के बिल्कुल अपन एंडिंग में चल रहे हैं। आदिकाल को समाप्त होने के बाद भक्ति काल चलेगा, फिर आधुनिक उस रीति और फिर भक्ति काल। अपना पहला जो काल कालक्रम है वो समाप्त होने वाला है। आज जो उसका कालक्रम का जो विभाजन था वो तीसरे नंबर का स्टार्ट होगा, जिसका नाम है गद्य विभाजन। इसमें से हमने पिछले दो जो वर्गीकरण है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही अपन। ठीक है, जिसमें लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य को स्टार्टिंग से और बिल्कुल एंडिंग तक उसके बारे में चर्चा की। जो आज का अपना टॉपिक है वो तीसरे नंबर का विभाजन होने वाला है, जिसका नाम है गद्य साहित्य। और आशा करता हूँ आप सारे अच्छे हैं और हमारी क्लास आपने पिछली जरूर ली होगी, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि अगला जो टॉपिक होने वाला है वो किससे हुआ। यदि आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी बात बनेगी, चाहे वो क्लास में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे आपकी दैनिक जीवन में हो। कोई भी चीज को आप लगातार करेंगे तभी वो क्या है आपके अंतर्गत, ठीक है, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस में अनुभव में ऐड होती जाती है। यदि आप किसी कारण से कोई भी क्लास को बीच में छोड़ देते हैं, जैसे मान लो अगर आपका गलती से अगर 5 दिन का गैप लग गया, तो अब वो गैप जैसे ही आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, 5 दिन के आपने रेस्ट लिया, छुट्टी ले ली, और उसके दौरान क्या आप जैसे पढ़ने की तैयारी करेंगे तो आपका जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब एक जगह आपका ध्यान नहीं लगेगा, कभी कोई प्रोग्राम की बात याद आएगी या किसी और की बात याद आएगी। फिर आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ टाइम तक अपने आप को ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप बैठेंगे, फिर वही टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसका कारण क्या है कि आपका एकीकरण जो मतलब ध्यान था वो एकदम से टूट गया है। इससे बढ़िया है आप सारी चीजों को कंटिन्यूटी रखें, चाहे एक एक घंटे एडजस्ट करो, चाहे 2 घंटा, जितनी क्षमता है उतनी करो। पर अपन तो बात करेंगे सीधी एक ही बात पे कि आपको हमेशा लगातार क्लास या अटेंड करनी है, चाहे वो 1 घंटा के लिए हो चाहे 2 घंटे के लिए। रिपीट और रिवीजन दोनों ही जरूरी है। तो आपको मैं आगे बताता हूँ, जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आदिकाल का गद्य साहित्य है। अपना जो टॉपिक है वो है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य शुरू होगा। गद्य साहित्य में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम क्या है। पहला अपन जानेंगे गद्य साहित्य की आदिकाल में गद्य साहित्य का मतलब क्या था। पहले इसको जानेंगे गद्य साहित्य होता क्या है। एक सेकंड, शुरू करते हैं अपन। गद्य साहित्य का मतलब अर्थात परिभाषा। गद्य साहित्य, गद्य का मतलब होता है कि वे रचनाएं जो गद्य भाषा में या गद्य के दौरान लिखी गई हूं। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अपन आदिकाल के समय समय में की गई वे वे रचनाएं जो, देखो आदिकाल के समय में की गई वे रचनाएं जो गद्य के रूप में गद्य के रूप में की गई उन्हें, अपन तो उल्टे ही चले गए है ना, कोई बात नहीं है। उन्हें गद्य साहित्य कहते हैं। ठीक है, गद्य साहित्य कहते हैं। तो ये इसका कारण जो ऊपर से गलती से लाइन चली गई है वो मेरी गलती है, क्योंकि ये जो मार्कर है ये बिल्कुल नया है मार्कर। और ये क्या है, थोड़ा इसके जो साइज है ना वो थोड़ी सी मोटी है, उसमें क्या है थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बस ये एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब इसकी बात देखो, इस गद्य साहित्य में गद्य गद्य साहित्य में लय ताल लय ताल, देखो ना तो इसमें लय थी ना ताल थी, ना ही कोई इसमें कमर था, ना इसमें छंद
नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ना लय थी ना ताल थी, ना इसमें कोई क्रम का ध्यान रखा गया। आरोही डैश अवरोही, अवरोही क्रम आदि का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, इसमें आदि, ये गद्य साहित्य की जो स्टार्टिंग होती है इसमें क्या है, कौन कौन सी भाषाओं को यूज किया था। भाषाएं छोड़ो, सबसे पहला अभी आप देखो कि देखो कोई भी चीज को बोलने में, जैसे गद्य का मतलब एक तरह से कहानी, तो उसमें क्या है, एक लय होनी चाहिए कि आपने को कहीं कितना तेज बोलना है। अगर आपने वीर रस की कविताएं सुनी है या श्रृंगार की कोई कविता सुनी है, नहीं सुनी है तो आपने पढ़ा जरूर होगा। एनसीईआरटी की किताब होती है जैसे कि मेरी भादा हरो राधा नागर सोय, एक आदमी उसको लय बना करके बोलेगा, सुर से बोलेगा तो उसमें मजा आएगा। और एक ऐसा आता है ना तो उसमें कोई लय है ना उसमें कोई ताल है, मतलब तुकबंदी नहीं है, उल्टी सीधी बात हो रही है ना। और ना ही उसमें आरोही अवरोही क्रम की हमको कौन सी मात्राओं वाले अक्षर कब रखने चाहिए। अगर अपने को जैसे कि लिखना है, अपने को देखो जैसे ये है आई है ना, और अपन लिख रहा है आई, तो दोनों में अंतर है। अगर मान लो इसकी जगह ये लिख दिए तो इसमें क्या है, आरोही अवरोही क्रम का मतलब नहीं रखा गया, मतलब ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा नीचे से साफ करते हैं, फिर अपन इसको अब गद्य साहित्य पे चलते हैं। गद्य साहित्य की स्टार्टिंग हो चुकी है, अब अपन इसके बारे में जानेंगे अच्छे से कि गद्य साहित्य की निम्न रचनाएं। तो यहीं से शुरू करो अपना हेडिंग लगाओ, गद्य साहित्य की निम्न रचनाएं। देखो मुख्य रूप से इसमें चार रचनाएं मिलेंगी। कौन कौन सी? चार। एक तो आएगा राहुल वेल, राहुल वेल के नाम से। दूसरी है उक्ति युक्त, युक्ति सॉरी उक्ति उक्त प्रकरण, इतना दो हो गया। नंबर 3 पे देखो वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। और 4 नंबर पे जो चौथी आएगी वो आएंगे रासो साहित्य, रासो साहित्य। बिल्कुल एंडिंग चल रहा है, देखो ये तो आज हो जाएंगी। ठीक है, रासो ग्रंथ की स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके अंदर अपने वो रासो ग्रंथ में 6 रासो ग्रंथ को पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से विशेष हैं। ठीक है, जिसमें से अपन विशलदेव रासो, हामिद रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, ठीक है, परमाल रासो, कितनों के 5, और परमाल रासो के बाद आ जाएगा हामिरदेव रासो। ठीक है ना, तो ऐसे करके टोटल 6 रासो हैं, और 6 जैसे ही कंप्लीट होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है, और ये कि रासो ग्रंथ के लिए जितना आज हो सकता है उतनी कोशिश की जाएगी, अन्यथा अगली जो क्लास होने वाली है उसमें तो रासो ग्रंथ पूरे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला आप इसमें डालो नंबर 1, और इसका नाम है राहुल वेल, राहुल वेल। ठीक है ना, ये गद्य साहित्य की पहली रचना है। अगर बात करें गद्य साहित्य की प्रथम रचना, प्रथम रचना है। अगर बात करें इसमें, इसका जो कवि है, कवि वो है रूड़ा कवि, रूड़ा कवि। इसमें जो कवि कौन सा है? रूड़ा कवि। समझ में आई? राहुल वेल। इसमें जो नायिका है, इसमें नायिका, इसमें जो नायिका है उसका नाम है राहुल, राहुल। ये याद रखना, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, राहुल वेल जो भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, किसी न किसी से जो भी मतलब कहानी आते रचना आएंगे उसमें नायक और नायिका की बात की जाएगी। ठीक है, नायक और नायिका की बात होगी। और आपको याद रखना है जैसे कि राहुल वेल, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि राहुल वेल में नायिका कौन है और नायक कौन है, तो आपको याद रखना है इसमें केवल नायिका का ही वर्णन है, इसमें कोई नायक नहीं है। इसका वर्णन है नायिका का, तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, या अपन नोट लगा के लिख देंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, चलो इसमें लिख देते हैं, इसमें
कोई भी नायक नहीं। समझ में आई? इसमें कोई भी नायक का वर्णन नहीं, मतलब कोई भी इसमें क्या है, नायक नहीं है जो इसके बारे में कोई बता सकता है। ठीक है ना? तो अभी राहुल वेल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो वो अपन देखेंगे। इसमें जो भाषाएं भाषाएं सात शब्दों की प्रयोग की गई है, प्रयोग की है। समझ में आई? इसमें सात शब्दों का क्या प्रयोग किया गया है, मतलब सात प्रकार के से भाषाएं कैसी होती है, जैसे हिंदी अंग्रेजी वगैरह, जैसे उर्दू फारसी वगैरह, ऐसे कुछ जो पुराने समय की जो रीत चली आती है, ठीक है, उसके अनुसार सात भाषाओं का प्रयोग किया गया था। आपको याद रखना है इसका इसका प्रमाणिकता देखो। प्रमाणिक प्रमाणिकता से अच्छा रहेगा कि इसकी प्राप्ति है ना, तो इसकी प्राप्ति देख लेते हैं पहले। इसको मतलब प्राप्त कहां से किया, प्राप्त किया, तो सर जी इसको जो प्राप्त किया गया था वो है एमपी की, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी की ढाल घाटी, एमपी के ढाल स्थान से। ठीक है? इसको जो सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा इसको जो सुरक्षित रखा गया वो है मुंबई में, मुंबई मुंबई में प्रिंस प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। समझ में? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में इसको क्या है, सुरक्षित रखा गया है। किसको? इस वाली भाषा, सॉरी, युक्त युक्त रचना को। ठीक है? ये जो रचना है ये कैसी रचना है, रचना रचना को शिलाकृति, शिलाकृति मतलब कि चट्टान पर। ठीक है? शिलाकृति ब्रैकेट में लिख दूं, चट्टान पर, चट्टान पर की गई है। इसकी जो रचना की गई है वो किस पे की है, शिलाकृति पर की गई है। समझ में आया? शिलाकृति को क्या बोलते हैं अपन, कि चट्टान पर इसकी क्या की गई है, सर्जियों रचना की गई है। किसकी? राउल वेल की। आगे समझ में आया तक? अब इसके बारे में अपन और देखेंगे, अभी इसको मिटाना नहीं है। अब सुनिए, इसी को अपन चर्चा लेंगे आगे, इसे ले लेते हैं। देखो ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, हिंदी हिंदी साहित्य का पहला चंपू, चंपू को बोलेंगे गद्य प्लस पद्य। ठीक है? गद्य प्लस पद्य की रचना है। ये जो आपको रचनाएं दिख रही है राहुल वेद, ठीक है, ये कौन सी, याद रखना है, ये कौन सी है, चंपू काव्य की सबसे प्रथम रचना, मतलब पहली जो रचना की गई है वो चंपू काव्य में की गई है। चंपू का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं अभी, जिससे आपको याद रहे, चंपू का मतलब होता है वे विधा जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों का ही मिश्रण मिलता हो। मैंने इसमें ब्रैकेट में लिख दिया गद्य प्लस पद्य। ठीक है? इसी के साथ अपन लिखेंगे आगे क्यों, इसमें इसमें पांच प्रदेश की नायिकाओं का वर्णन, नायिका का वर्णन पद में तथा एक नायिका का वर्णन गद्य में किया गया है। ठीक है? इसमें 76 से लेके 78, ओ सॉरी, 78 सिद्धों का वर्णन है, सिद्धों का वर्णन
समझ में आई? 5 प्रदेश की नायिका है जिसका गद्य व पद्य में क्या क्या वर्णन किया गया है। और इसके साथ देखो आप ढंग से, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक नायिका का वर्णन किसमें किया गया है? गद्य साहित्य में। अगर अपन है इसको ऐसे लिख लो, इनसे पता चलता है, इससे पता पता चलता है कि पद रचना, पद साहित्य रचना, देखो पद रचना पहले की गई तथा गद्य रचना बाद में की। आगे समझ कि पहली जो रचना की गई थी वो किसमें की गई थी? पद्य साहित्य के अंतर्गत की गई थी। और दूसरी जो रचना की गई थी वो किसमें की गई थी? गद्य साहित्य के अंतर्गत। आगे समझ, इसमें आपको एक लाइन मिटानी पड़ेगी, मैं अभी आपको मिटा देता हूँ, गलत लिख गया है ना। सुनो, इस वाली लाइन को भी मत लिखना, ये वाली को किससे मिटाऊं? हाँ, इसके अंतर्गत सीधे ही लिखो जिससे कि आपने वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये मिनट सुनो, नायिका का वर्णन किया गया है, ये इसी के लाइन में आ जाएगी। ठीक है, नायिका का वर्णन किया गया था गद्य साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, अब अपने को लिखना है, छोटी सी लाइन और लिखनी है कि डॉक्टर भवानी ने इस रचना को, देखो ये तो डॉक्टर भवानी हुए, ठीक है, जिसने इस रचना का संकलन किया था। ठीक है, मतलब कैसे संकलन किया? लिपिबद्ध। क्या बोला मैंने कि जो डॉक्टर भवानी है, ठीक है, जो डॉक्टर भवानी है उसने राउलवेल नामक रचना है उसमें क्या है? लिपिबद्ध रूप से संकलन किया था। और संकलन कितने भागों का किया है? वो 17 भागों का। तो डॉक्टर भवानी ने इस रचना को 17 भागों में लिपिबद्ध किया तथा माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। आगे समझ, तो ये राउंड वेल है आपके सामने बिल्कुल। एक बार मैं आपको इसको रिपीट भी करवा दूं, पर आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, देखो मेन जो नायिका है वो कौन सी है? राहुल। और आपको एक नोट लगा के लिख देना, कहाँ लिखोगे? नहीं लिख दो क्या? ये लिख देते हैं इसमें हुणी नायिका का भी वर्णन है, हुणी नायिका का भी वर्णन है। आगे समझ दोस्तों, हुणी नायिका है उसका भी वर्णन किया गया है। ये आपके सामने राउंड वेल है कंप्लीट। इसके बाद आप पढ़ेंगे कौन सा? युक्त युक्त प्रकरण। ठीक है, तो युक्त युक्त प्रकरण पाएंगे, फिर ज्यादा नहीं है, बता लीजिए। तुम क्या होता है, इसको एक बार रिपीट करा दो, सुनो। राहुल वेल एक गद्य साहित्य की प्रथम रचना है जिसका कवि कौन है? रोड़ा कवि। इसकी जो नायिका है वो कौन है? नायिका है राहुल वेल। और इसका मतलब इसमें राहुल वेल का मुख्य नायिका है, और इसमें एक हुणी है, हुणी नामक की नायिका का भी वर्णन मिलता है, कुछ पता नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें 7 प्रकार की भाषाओं के शब्दों का यूज किया है। इसको जो ये राहुल वेल जहां से प्राप्त हुई है वो एमपी के ढाल क्षेत्र से हुई है, एमपी का कोई ढाल स्थान है उससे। ठीक है, और इसको सुरक्षित किया, जैसे कि ये प्रमाण मिल गया था कि ये वेल है, सॉरी, ये जो प्रमाण थी कि रचना उसको जो चट्टान पे लेके गई, इस चट्टान को सीधा किसमें रखा दिया?
मुंबई में, ठीक है, मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स के अंदर म्यूजियम में रखा दिया गया है। और वर्तमान में अगर कुछ स्थिति देखें तो सुनने में ये आया था कि वहां से उसको हटा करके वापस उसी जगह में एमपी के अंतर्गत उसको दोबारा लाया जा रहा है, ठीक है ना। ये चेक कर लेना आप इस पे नेट पे डाल के, ठीक है। इसके बाद बताए क्या बोला, ये चट्टान पर लिखी गई रचना है, ठीक है, हिंदी साहित्य की चंपू की पहली रचना है, याद रखना है, पहली रचना चंपू भाषा की, चंपू भाषा की प्रथम रचना है। इसमें 5 नायकों को वर्णन किया, मुख्य रूप से 5 नायिका, सॉरी टोटल 6, मुख्य रूप से 5 नायकों को वर्णन किया, मुख्य नहीं है, इसमें 5 नायकों को वर्णन किया है, जो पद में किया है, और एक नायिका वर्णन किसमें किया है, गद में, अर्थात ये टोटल नायिका कितनी है, कुल 6, याद रखना। इसमें पता चलता है कि पहली जो रचना की गई थी वो पहले जो प्रारंभ की गई वो रचना किसमें, गद में, अर्थात, और बाद में कौन सी है, पद में, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहला पद में हुई थी, बाद में इसको गद में करी गई। डॉक्टर भवानी ने इस रचना को 17 भागों में लिपिबद्ध किया, 17 भागों में लिपिबद्ध किया, और माता प्रसाद गुप्त ने इसका क्या संपादन किया था। यह आपके सामने पूरी राउंड में कंप्लीट, ठीक है। युक्त प्रकरण पढ़ेंगे, फिर वर्णाकर रत्नाकर पढ़ेंगे, और इसके बाद राष्ट्र ग्रंथ की शुरुआत करेंगे अभी। आप उसको बता लीजिए इस पढ़ में, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको याद रखना है, इसमें एक शब्द रह गया है ना, बेल। बेल का मतलब क्या है, अगर बात करूं ही, देखो, बेल, बेल का अर्थ, बेल का जो अर्थ है वो है ख्याति पूर्ण श्रृंखला, ठीक है भाई, ख्याति पूर्ण श्रृंखला का नाम है बेल है, बेल बोला है। वरना आपने क्या सोचेंगे कि राहुल, अगर राहुल एक साइड आ रही है वो नायक है, तो बेल नाम से जो कोई ना कोई नायक होगा, तो ये गलत है, याद रखना है विशेष रूप से। मैंने बेल का भी अर्थ लिखा दिया है, तो कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है केवल, इसके बाद अपन आगे क्यों चलने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी रचना है जिसका नाम है कौन सी, युक्ति युक्त प्रकरण, ये तो बिल्कुल 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, पर वर्ण रचना का थोड़े से लंबा है बस। ओ, लिखेगा भाई, अगर आपकी वो हो गई तो। चलो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर अपना कार्यक्रम, ठीक है। तो पहला ये कंप्लीट, दूसरा है युक्ति युक्त प्रकरण, फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे किसको, वर्ण रत्नाकर को, ठीक है ना। गद्य साहित्य की रचनाएं चल रही है, याद रखना है अपने को। वेद का अर्थ क्या होता है, ख्याति पूर्ण श्रृंखला,
ख्यातिपूर्ण श्रृंखला को अपन बेल कहते हैं। बेल जैसे कि बोलते हैं ना कि आपके लड़के की बेल हो जाए, तो पुलिस पुलिस वाली बेल की बात नहीं कर रहे, वो करेंगे अपन किसकी बेल की, कि उम्र बढ़ जाए, ऐसे कुछ हो। चलो शुरू करते हैं। सेकंड रचना नंबर 2, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त प्रकरण। इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखनी ये जो रचना है, ये रचना का काल या समय, ठीक है। रचना का जो काल है वो 14वीं शताब्दी है, 14वीं सदी। ये 14वीं सदी की रचना है, पर एक आते हैं इसमें विद्वान हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। इसका समय इसका जो समय वो 1425 के सॉरी 1325 25 ईस्वी के ईस्वी को मानता है। पर इसमें क्या है, जो प्रमाण है मतलब विद्वान है, पर प्राय विद्वान विद जो विद्वान है, प्राय विद्वान है, वो वो इसका समय 14वीं सदी का मानते हैं, सदी का मान मानते आगे समझ। 14वीं सदी का इसका समय मानते हैं कौन, जो भी अब तक जो भी विद्वान हुए वो सारे क्या मानते हैं, 14वीं सदी का विद्वान। भाषा की बात करें, भाषा तो हिंदी संस्कृत शब्दों का सॉरी हिंदी हिंदी पर तत्सम शब्दों की अधिकता, तत्सम शब्दों की अधिकता मिलती है। तत्सम शब्दों की इसमें क्या अधिकता मिलती है, ठीक है। इसमें क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो बनास आता है, बनास व आसपास का, आसपास का क्षेत्र। हाँ, इसका रचनाकार रह गया ना, रचनाकार पे यहाँ लिख देते हैं। इसका जो लेखक है वो पंडित दामोदर दामोदर पंडित दामोदर, ठीक है। और ये है कुशाल, वो तो सॉरी कौशल देश के राजा गोविंद सिंह के गोविंद सिंह गोविंद सिंह के दरबारी दरबारी कवि। ये आपका प्रकरण कंप्लीट। तीसरा है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्ना। अब वर्ण रत्नाकर की बात करें तो इसका जो समय काल है, अरे यार ये गलत लिखा दिया मैंने, इन दोनों का समय गलत लिख गया है। गलती कर दी, ये पूरी लाइन नहीं आएगी दोनों। सेकंड 1534, ठीक है, 1534 का समय है। और ये वाली लाइन भी इसमें नहीं आने वाली, उल्टा लिख दिया सब राइट, इसको मिटा देते हैं एक बार। ऊपर वाला सही है,
ऊपर वाला सही है, ये वाला भी सही है, इसका क्षेत्र भी सही है। जो अपन ने गलती कर दी वो छोटी सी हुई है, केवल अपन ने क्या है, इसका जो काल विभाजन है वो गलत लिख दिया था बस। इसका रचना काल है वो है, सॉरी गलत लिख दिया, 1154 ईस्वी का। ठीक है। अगर बात करें जो ये पंडित पंडित है, या फिर पंडित है, पंडित दामोदर शर्मा, शर्मा लगाते हैं जाता है। ठीक है। इस पंडित दामोदर शर्मा, इसकी अगर एक बात ध्यान रखें तो ये जो पंडित है, पंडित दामोदर पंडित दामोदर शर्मा ज्योतिष, पंडित दामोदर शर्मा जो ज्योतिष व कर्म कांड के ज्ञाता थे, कर्म कांड के ज्ञाता थे। ठीक है। अब इसका समय देखो, समय 14वीं सदी। हजारी प्रसाद क्या कहता है, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, इसमें इसका समय जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका जो समय काल मानता है वो मानता है सर जी आपके सामने कितना, 1325। ठीक है। 1325 ईस्वी का, 1325 ईस्वी का समय मानता है। किंतु प्राय विद्वान इसमें जो प्राय विद्वान है वो इसका समय 14वीं सदी ही सदी ही मानते हैं। अगर इसके लेखक की बात करें, इसका जो लेखक है वो है ज्योतिषीश्वर, इसके लेखक है ज्योतिषीश्वर। ठीक है। ठीक है, ये दोनों अलग खेमत कर देना, इसको अलग कर दूं। ठीक है, ये हो गई, यहाँ तक हो गया। हाँ, एक इसका जो प्रकाशन है, रचना का प्रकाशन, प्रकाशन रचना का जो प्रकाशन है वो दो व्यक्तियों ने कराया है। तो इसको पूरा लिखेंगे, यूज करने वाला द सोसाइटी, द एशियन सोसाइटी, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल के द्वारा सुनील चटर्जी सुनील चटर्जी व बहुआ मिश्र द्वारा किया गया। सुनील चटर्जी ने और भगवान मिश्र ने किसके द्वारा किया है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसका क्या प्रकाशन किया था। तो ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसमें सिद्ध संख्या, इसमें जो सिद्धों की संख्या मानी है वो है 76 से लेके 78 तक। ठीक है, 76 से लेकर के 78 तक के इनको क्या है, वो माना है रचनाकर, सॉरी रचनाकर नहीं बल्कि छंदों की संख्या मानी है। हाँ, इसमें अपन जो बात करेंगे वो है, यहाँ से इसमें वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान
नारी संता, नारी बृहस सन संता का वर्णन है। किसका वर्णन है? बृहसंता। बृहसंता का वर्णन है किसके दौरान? वर्षा ऋतु के दौरान। इसमें 8 सर्ग हैं, 8 सर्गों के नाम लिखेंगे। ऊपर वाले उतार लिया क्या? एक बार उतार लीजिए, यहाँ तो उतार लीजिए, या इसको मैं मिटा दूं, उतार लिया होगा ऊपर वाले को, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना? ये उतार लिया। इसमें 8 सर्ग हैं। कितने सर्गों का वर्णन है? 8 इस अंतर्गत, ठीक है। इसमें 8 सर्ग हैं। इसमें 8 सर्ग हैं, लिखो। 2 3 4 5 6 7 और 8। नगर, नगर वर्णन, नायिका, नगर वर्णन, नायिका वर्णन, और अख्यात, अख्यात वर्णन, ऋतु, ऋतु वर्णन लिख ही देंगे। वर्णन, वर्णन, देखो नगर वर्णन है, नायिका वर्णन है, व्याख्यान वर्णन है, ये वर्णन है, और इसके बाद आता है प्राणायक, प्राणायक वर्णन, और इसके बाद है भट्टा रक वर्णन। इसके बाद जो बचता है 7वें नंबर का, वो है शमशान वर्णन, शमशान, शमशान वर्णन। और इसके बाद जो लास्ट वर्णन आता है वो अधूरा वर्णन होता है, मतलब जो कौन सा वर्णन, कौन सा वर्णन होता है? अधूरा सर्ग वर्णन, ठीक है। कौन सा वर्णन है? अधूरा सर्ग वर्णन। अरे मैंने ये आपको नाम लिख बताया था कि अधूरा सर्ग वर्णन है वो। ये हो गए टोटल 8 वर्णन। ये तो ले गया, इसको उतार लीजिए, फिर रासो ग्रंथियों की ओर अपना चलने वाले हैं। और इससे पहले अपन रासो ग्रंथ, ये तो हो गया, रासो ग्रंथों को लिखेंगे, ठीक है ना? बता दूंगा एक बार। अपना सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ठीक भाई। और रासो ग्रंथ का वर्णन होगा। हाँ, उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया क्या? डेस्कटॉप कहाँ पर है? डेस्कटॉप अपना ऊपर ही है। आगे चलते हैं भाई। अब चौथा है लास्ट। अरे गलती उठा दिए पहले, उल्टा उठा दिया। सुनिए, कौन सा नंबर का है ये? क्या, एक सेकंड देखना तो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रासो ग्रंथ नंबर 4, रासो साहित्य। रासो साहित्य, इसका मतलब समझो। वे इन साहित्य में, इन साहित्य में अपने आश्रयदाता, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, प्रसन्न प्रशंसा प्रशंसा अतिशयोक्ति पूर्ण व वीरता के रूप में, वीरता को वीरता को अधिक बताकर, अधिक बता कर के की गई रचना, की गई रचनाएं रासो साहित्य कहलाती है। रासो साहित्य, रासो साहित्य कहलाती है। रासो साहित्य क्या होता है? वे साहित्य जिनमें अपने आश्रयदाता, सबके आश्रयदाता जितने भी कवि होते हैं वो ज्यादातर किसके आश्रय में काम करते हैं? राजा महाराजा के। तो जो भी राजा महाराजा उसकी प्रशंसा में अतिशयोक्ति पर लिखते हैं, मतलब ज्यादा से बड़ा बड़ा के, मतलब बड़ा चढ़ा करके पद लिखते हैं, ठीक है। और वीरता का ऐसे वर्णन करते हैं, ऐसा कि उसके आगे तो सारी चीज बेकार है, सब व्यर्थ है ना। मतलब उसके सामने तो कोई नहीं टिक पाया, भले ही चाहे वो कमजोर हो, कुछ भी हो, पर उसकी प्रशंसा में क्या तारीफें की जाती है रचनाओं के अंतर्गत, और उसको उसके दरबार में गाया जाता है, जिससे क्या राजा खुश होकर के उनको क्या इनाम वगैरह, असरफी वगैरह देते थे। असरफी मतलब सोने का सिक्का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब रासो ग्रंथ की बात करेंगे। रासो ग्रंथ, ये याद रखना है, रासो ग्रंथ का मतलब आया कहां पे? रासो, रासो शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पत्ति निम्न कारणों से मानी गई है, निम्न से मानी है। हालांकि ये रासो जो अपन पढ़ रहे हैं, रासो के भाई, ये रासो तो हमने मान लिया कि रे रासो है वीर रस, मतलब वीरता का वर्णन है, वीर रस का वर्णन किया जा रहा है। पर ये रासो का मतलब क्या है? मतलब रासो शब्द आया कहां से? तो इसके बारे में अपन कुछ पदों को लिखेंगे सीधी सीधी। रामायण, कितना हो गया? 6 7। रस रस, एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखो, रासक से मानी है, रासिक से मानी है, ठीक है। रासक है, रासक हो गया ना, रासक है, रामायण है, ये ये सही है, रासिक सही है। रसिक, रसिक लिख दिया, रासिक है बेटे वो, है ना। ये गलत लिख दिया था, इसको थोड़ा सही कर लो। ये है रासिक, ठीक है। और ये हो गया 8। और देखो, राज यू, राजसु, ठीक है। और 10वें नंबर पे आ जाता है राजसु, हो गया। राज यश, राज, राज
यस। ऐसे करके टोटल इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है इन 10 शब्दों से मानी जाती है। मतलब हर विद्वान के एक अलग अलग मत है कि इसकी उत्पत्ति इससे हुई है, इसकी उत्पत्ति जो सबसे मतलब वैलिड है, सर्वमान्य, सर्वमान्य, जो सर्वमान्य सभी ने मुझे माना है वो रासक शब्द माना है। कौन सा शब्द माना है? रासक, रासक शब्द से मानी है, से मानी है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे। अब ये हो गया, इसको एक बार निकाल लीजिए, फिर मैं साइड में लिख दूंगा, नहीं तो फिर नोट लगा के लिखना है। नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने बिसल, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो को अपना आधार बनाया, अपना आधार बनाया। जो भी मतलब आदिकाल के दौरान, जो साहित्य के दौरान, ठीक है, साहित्य में इसको क्या वीर गाथा काल बोला था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। तो उसको जो विशेष रूप से जो पढ़ा था, उसने जो पढ़ा वो है विसल देव रासो। उसके आधार पर इसको वीर गाथा काल बोला है, किसको? आदिकाल को। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, शुक्ल ने, शुक्ल के अनुसार 12 रासो, 12 रासो ग्रंथ हैं, जिनमें से 6 रासो, 6 रासो प्रमुख हैं, प्रमुख हैं। ठीक है, और 6 रासो कौन से हैं वहां पर लिखेंगे? 6 रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ। और 6 रासो ग्रंथों को अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और ये कंप्लीट है फिर अगली क्लास में, फिर हम भक्ति काल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, छठा देख लेंगे। पहला आता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है बिसल देव रासो, बिसल देव रासो। खुमान रासो, खुमान रासो। आमिर देव रासो, आमिर, आमिर देव रासो, आमिर देव रासो। इसके बाद है परमल रासो, परमल रासो। और परमल रासो बाद जो 6वें नंबर पे आ जाएगा, इसको साइड में लिखो 6 नंबर करके, 6 विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। ठीक है, ये अपने रासो में सबसे पहले जो अपन टॉपिक डालेंगे वो डालेंगे अपन पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो स्टार्टिंग की है वो चंद्रकार, सॉरी चंद्रवरदाई ने की है। ये पहला महाकवि है। ठीक है, हिंदी के अंदर जो पहला महाकवि की रचना मान जाएगी वो पृथ्वीराज रासो। अगर एग्जाम में आता है कि महारचना कौन सी है, महाकवि की रचना कौन सी है, तो महाकवि की महान रचना, ठीक है, महाकवि कौन सा है तो चंद्रवरदाई। और महाकवि सॉरी महारचना कौन सी है तो महारचना है पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें ये ग्रंथ है ना, इसको जो पूरा किया था, वैसे चंद्रवरदाई ने लिखा है 16,300, लगभग 16,316 छंदों के आसपास में लिखा गया था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नरवर सिंह। ठीक है, नाम सिंह, सॉरी नामवर, है ना, नामवर सिंह ने इसको क्या दिया था? छंदों का राजा कहा है। ठीक है ना, ये छंदों का राजा कहा इसको चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई का जो ये ग्रंथ है वो अधूरा था। ठीक है, इसमें इसमें जो चौथा पुत्र था चंद्रवरदाई का, चौथा, जिसका नाम है निहाल सिंह। ठीक है, निहाल ने इसको क्या 10 सर्गों को जोड़ा था एंड में। ठीक है, इसके कारण इस रासो ग्रंथ की क्या पूर्ण हुआ था। और इसके दौरान इसमें ये छोड़ा क्यों गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या है, जो मोहम्मद गोरी ने किस पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज थे। तो पृथ्वीराज को क्या अपने साथ बंदी बना करके ले गए, किसमें? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की गजनी शहर में ले गया, मतलब गजनी राजधानी पड़ती है, उस क्षेत्र में ले जाकर के बंदी बना ली।
तो इसका जो साथी था जिसका नाम था पृथ्वीराज का जो साथी है उसका नाम था क्या, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई मतलब भाट है, मतलब जो उसके बारे में बताते हैं, ज्योतिष वगैरह ज्ञान रखता है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से इसका ही बाल सखा था, मित्र था, जो बचपन से इसके साथ ही हुआ, मतलब चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के साथ इसका जन्म हुआ और दोनों ही एक साथ मरे, ये भी बात घटनाएं आती है इसके सामने। तो इसने क्या बोला था, तो ये चंद्रवरदाई अधूरा ग्रंथ इसके लिए छोड़ के गए, क्योंकि उस राजा को छुड़ाना था पृथ्वीराज रासो को, मतलब अपने मित्र को। फिर इसमें क्या है, अगर आपने मूवी देखी होगी पृथ्वीराज की जो आई थी, किसने, जो अक्षय कुमार वाली मूवी थी, तो उसमें जो क्या नाम है, सोनू सूद होता है जो भाट का रोल करता है, वो चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो की आंखें फोड़ दिए, तो उसके दौरान जो खेल का मैदान है, क्रीड़ा मैदान, ठीक है, जिसमें शेरों को छोड़ा गया था और पृथ्वीराज को मारने के लिए, तो उस स्थिति में क्या, वो तीर चलाता है और सुनता है, कौन, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो अगर आपने ढंग से देखा हो, जो अक्षय कुमार होता है उसको क्या है, एक मतलब पद गाया जाता है पृथ्वीराज रासो के, कि जो जो राजा है वो मतलब कि मतलब 4 शेर या 4 क्या बोलते हैं, 4 मंजिल के ऊपर बैठा है, उसका जो सिंहासन है और उस पर बैठा हुआ है। तो उस इस बात को सुनकर के चंद्रवरदाई की को, तो पृथ्वीराज क्या तीर छोड़ता है उसके सीधे राजा के पास, मोहम्मद गौरी के, जहां लगता है और वो मर जाता है। तो ये सारी घटनाएं बाद में, और इसका जो संक्षिप्त वर्णन, जो जो काम की चीजें वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये बार इसको उतार लीजिए, फिर इसको 6 के 6 ग्रंथों को अपन जल्दी से पढ़ लेंगे अगली कक्षा के अंतर्गत, ठीक है। आपको एक नोट लगा के एक और चीज लिख देना, है ना, कि इसी के आधार पर इसने क्या दीर्घ काल बोला है रामचंद्र शुक्ल में, ठीक है। ये 6 ग्रंथ लिख दिए, 6 के 6 साइड में लिख देना, लिखो क्या, रासु ग्रंथों के आधार पर, रासु ग्रंथों के आधार पर शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा गाथा काल कहा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है, रासो ग्रंथ की शुरुआत हो चुकी है, अगली क्लास में इसको 100% खत्म हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रासो ग्रंथ जो सर्वमान्य है, रासक शब्द के द्वारा, है ना, रासक जो माना गया है उसको सबसे पहला रासो ग्रंथ का शब्द माना है। तो मिलता है अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कक्षाओं को, जो हमारी कक्षाएं आ रही हैं, इनको अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी आपके टच में है उसको जरूर शेयर करें और बताएं कि फ्री इसमें क्या ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, मतलब फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं जो कंटिन्यूटी बनाए रखी है, ठीक है। इसको क्या अपन पूरे डिटेल से अब करेंगे, साथ में सोच रहे हैं कि एग्जाम आने से पहले इसको क्या रिपीट किया जाए, मतलब कि रिपीट की क्लास एक अलग चले और साइड में रिपीट का, जैसे कि बैक से स्टार्टिंग करें अपन, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होना में, और साथ में प्रेजेंट में जो क्लास चल रही है उसको अपन स्पीड बना के और तेज करें, और सोचेंगे अपन क्या कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सामने खड़े रहेंगे, आपके मतलब सहायता और पूरी प्रयास करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।